तो हम लोग कहाँ पे थे कल, उसमें देख रहे थे ना पेपर, उसमें जो है बताओ भाई, इसका आंसर आया था? कुछ बच्चों ने 1 4 बताए थे, आया था। सो मैं ग्रुप में एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ दोबारा। इस क्वेश्चन में ना कुछ दिक्कत सा नहीं लग रहा है। यही था ना, कल ये देख रहे थे ना हम लोग। तो इसमें क्या था, ठीक है देखो, इसमें जो था हमारे पास कि तो कल आप में से किसी ने ना AD 1 और 4 बताया था। तो इसको देख लो एक बार, क्या होना चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऐसे तो मतलब रिग्रेशन के। और आज से 9 से 11 रिग्रेशन की क्लास भी वो तन्मय सर लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा नहीं बच पा रहा है। तो हम्म तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना, इसमें क्या है कि जो सी मॉडल है वो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, प्लस एप्साइलॉन आप ले सकते हो उस तरह से। और जो डी मॉडल है y बराबर बीटा एक्स प्लस एप्साइलॉन, इस तरह का है कि, और आपके पास n पॉइंट्स हैं, लीनियर रिग्रेशन y ऑन x
विथ इंटरसेप्ट और ये है विदाउट इंटरसेप्ट. So which of the following statement regarding the two fitted models are not necessarily true? कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं, नेसेसरली ट्रू नहीं है. अच्छा अच्छा, कौन सा ट्रू नहीं है. कह रहा ट्रू कौन सा नहीं है, नेसेसरली ट्रू मतलब अगर काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिए तो काम हो जाएगा. ये है. कुछ तो बोलो भाई, किसी को कोई आइडिया नहीं है. ये आपने वो पढ़े होंगे ना थ्योरम कि जो रिग्रेशन लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ पढ़े हो रिजल्ट. जैसे रिग्रेशन लाइन है y ऑन x एंड x ऑन y, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन, सो बोथ इंटरसेक्ट एट विच पॉइंट, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट. बोलो. तो देखो सिंपल सा ये है कि ये जो है ना आपका पहला वाला जो इक्वेशन है ये पास करेगी, दिस विल पास थ्रू, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, पास थ्रू x बार y बार, ठीक है. एंड दिस मे और मे नॉट पास थ्रू
मे और मे नॉट पास थ्रू एक्स बार वाई बार। अब ऑप्शंस को देखो, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि बोथ द फिटेड रिग्रेशन लाइन विल पास थ्रू पॉइंट दिस, तो ज़रूरी नहीं है। अब ये कह रहा है सी तो पास करेगी बट डी पास नहीं करेगी, तो मतलब ये श्योरली कह रहा है कि पास करेगी ही नहीं, बट एक्चुअली जो डी है दैट मे और मे नॉट पास है ना, समटाइम मे और मे, श्योरिटी नहीं है। तो ये कह रहा है विल नॉट पास थ्रू, ये गारंटी दे रहा है पास करेगा ही नहीं कभी। तो एक भी ऐसा कर्व मिल गया जहां पास करके तो आउट हो जाएगा, तो ये भी गलत ही है। मतलब मैं ट्रू फॉल्स ढूंढ रहा हूँ, हमें पूछा क्या है, नॉट नेसेसरली ट्रू ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मतलब पहला वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट है, दूसरा भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये तो हो गया एक्स बार वाई बार से पास करने की बात। अब तीसरा इक्वेशन कह रहा है कि फॉर बोथ द फिटेड मॉडल सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्साइज एंड द करस्पॉन्डिंग रेसिडुअल इज 0। एंड चौथा में सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi एंड द करस्पॉन्डिंग रेसिडुअल इज 0 फॉर सी मॉडल बट नॉट फॉर डी मॉडल। ओके, तो ये अब आपको देखना है। तो ये तो हो गया एक्स बार पास करने की बात। अब आप सोचो ऑप्शन सी डी के बारे में। बताओ भाई। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कुछ रिजल्ट्स पता है आप लोगों को? जैसे मान लो यहाँ बात करें हम, ये जो सी मॉडल है तो इसमें क्या होता है, y बराबर अल्फा प्लस बीटा या वाई आई बराबर दिस प्लस एप्साइलॉन आई। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है कोवेरिएंस बिटवीन, या इसमें क्या रिजल्ट आता है, ये कितना आता है इसमें और एक है समेसन एक्स आई इंटू एप्साइलन आई। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इसमें क्या रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट है इसका? जीरो आएगा। तो कोवेरिएंस एक्स और ई वेक्टर का निकाल पाओगे आप? अगर आपसे पूछा जाए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वेक्टर और एप्सिलॉन जो है का क्या आएगा, इन दोनों को यूज करो तो ये क्या मिलेगा?
यू कैलकुलेट दिस. इनफैक्ट इसको यूज करके अगर आप ये लिखोगे समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एप्साइलॉन आई, इसको ओपन करो, ये कितना आता है. तो इसको यूज करोगे ना तो यहाँ पे आपका ये भी जीरो आ जाएगा और इससे ये प्रूव हो जाएगा ये कोवेरियंस इसका जीरो होगा इस वाले मॉडल में, है ना. एक्स वेक्टर और एरर के बीच. इसमें क्या कह रहा था कि फॉर बोथ द फिटेड मॉडल्स द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स आई एंड द करस्पॉन्डिंग रेसिडुअल्स इज जीरो. आएगा जी, देखो एक्स आई एंड एप्सिलॉन आई. इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या आएगा इसमें, देखो तो जीरो हो जाएगा ना. तो ये तो ठीक है, इसके लिए ओके है. व्हाट अबाउट द अदर मॉडल, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, जो डी है उसके लिए क्या आएगा कोवेरियंस, जो y बराबर बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई ये है. तो क्या इसके लिए कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एप्साइलॉन ये सेम आएगा या एक्स आई एप्साइलॉन आई लिख दो तो क्या वो जीरो आएगा. ओके ठीक है. ये कितना आएगा अगर आप दूसरे वाले मॉडल के लिए बात करेंगे तो इसमें जरूरी नहीं है जीरो आएगा, है ना. यहाँ पे इट मे और मे नॉट बी ट्रू. अब इसको आपको प्रूफ देखना पड़ेगा बस. सो दिस है ना मे और मे नॉट बी जीरो. यहाँ से अगर लिखोगे आप तो ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा मे और मे नॉट बी जीरो. तो इसमें बोला क्या है कि बोथ फिटर मॉडल एक्स आई एंड जीरो. तो ये तो जरूरी नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है. क्रॉस करने का मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट डी, द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट between xi and corresponding residual in zero for C's model but not for D model. तो अगेन कह रहा है जीरो नहीं है D मॉडल के लिए. तो क्या कह सकते हैं, तो जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ ना. तो यहाँ पे जीरो नहीं ही होगा ऐसा कुछ है. आई थिंक जिस लॉजिक से हमने इसको गलत किया ना बी वाले को, उसी लॉजिक से डी भी गलत हो जाएगा. तो मतलब ये कह रहा है नॉट फॉर डी मोड, डी मॉडल में जीरो नहीं होगा, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना. तो ये सारे स्टेटमेंट फॉल्स है. इसमें पूछा है कौन सा नॉट नेसेसरली ट्रू है, जरूरी नहीं ट्रू होगा. तो सारे ऐसे ही हैं, देखो एक बारी. तो मेनली आप लोगों को जनरली इसका याद होगा रिजल्ट ना, इसका रिजल्ट याद होगा, इसका डिराइव करना पड़ेगा. मेनली जो पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये पढ़ते हैं, तो उसके लिए रिजल्ट्स आपको याद होगा. इसके लिए याद नहीं होगा तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, ये है. क्योंकि जैसे एग्जाम में कई बार इसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पूछा है तो आप निकाल सकते हो, उसके थ्रू देख सकते हैं. बट इसमें चारों स्टेटमेंट जरूरी नहीं है ट्रू है. इसको देखो, ये 9th क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि लेट x1 y1 x2 y2 xn yn be IID रैंडम वेरिएबल IID फ्रॉम कंटिन्यूअस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. RI है रैंक ऑफ xi अमॉन्ग x ऑब्जर्वेशंस, SI रैंक ऑफ yi अमॉन्ग y ऑब्जर्वेशन. लेट स्पीयरमैन्स रैंक स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस बिटवीन x एंड y. तो नॉन पैरामेट्रिक का है. ऑब्जर्वेशन बी डिनोटेड बाई t. तो t इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा. तो पहला में t है 12 टाइम्स समेशन आर आई एस आई अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1.
वैसे हम लोग फॉर्मूला जो इसका जानते थे वो है ये, बट इसके टर्म में लिखना होगा, है ना। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला इसका, कोई बताओ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है जब सारे डिस्टिंक्ट है तब? ऐसा कुछ बोला है डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट लिखा था हमने कि फॉर ऑल एक्साइज आर डिस्टिंक्ट देन, तो आईडी फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो भाई, तो क्या था इसका फॉर्मूला, एनीवन? हाँ गेट में, ये तो टॉपिक गेट में भी है भाई, इसे तो याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन नहीं, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, वो -1 मतलब 1 माइनस है या -1 बाद में है, देख के बताइए। ये तो वन माइनस हाँ, ये तो गेट में भी फॉर्मूला है ना, ये तो आपको गेट में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये अगर ऑल एक्स आई और वाई आई डिस्टिंक्ट है तो ये था एन क्यू माइनस एन या एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ डी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई, जिसको यहाँ पे जो हम लिखेंगे इस वाले के टर्म में, तो एक्स आई के रैंक को आर आई नाम दिया है और ये एस आई नाम दिया है। तो ऐसा कुछ है, ये तब है व्हेन ऑल एक्साइज एंड वाईज आर डिस्टिंक्ट। अगर मल्टीप्लिसिटी होगी तो बाद में उसमें मल्टीप्लिसिटी भी काउंट हो जाता है। तो वैसे ये फॉर्मूला था, बट अभी हमें, ये हमने गेट के सिलेबस में ये पढ़ा था, इस डेटा अगर दिया हुआ है तो ये निकालने के लिए यूज़ करते थे। बट यहाँ मुझे आंसर चाहिए आर आई और एस आई के टर्म में, है ना। तो आपको बोल रहा है क्या इसमें, टी ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी 0 है जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, वेरिएंस ऑफ टी 1/n-1 है जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। मतलब ये प्योरली उस पर बेस्ड है कि आपको इसके बारे में अगर आइडिया है तो कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है ना, ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये स्पीयरमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर उसका, है ना, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरिएंस क्या है, उस तरह से। तो ये तो इसमें ना रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, ये स्टैटिस्टिक नहीं था, दिस वाज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये है, ये स्टैटिस्टिक नहीं है, है ना। बट यहाँ पे बात कर रहा है स्टैटिस्टिक की। तो जब टेस्टिंग में यूज़ करते हैं आप, है ना, कि H0 है, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, और H1 है x1 x2 आर x एंड y आर इंडिपेंडेंट, H0 है, और H1 है x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो उसमें जब आप टेस्ट लिखते हैं तो स्पीयरमैन स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो इसके अगर देख के बताओ क्या होगा। तो अगर ये पता चल गया तो रिजल्ट, मतलब ये डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको इसके बारे में पता है कि रिजल्ट क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरिएंस क्या है, और क्या ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। तो इस पे बेस्ड सीधा सीधा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बुक खोलो और देख के बताओ, क्योंकि अभी जो सीखोगे ये तो एग्जाम में काम आएगा, तो उसके लिए थोड़े हाथ पर चलाओ, देखो क्या हो सकता है। तो ये कोरिलेशन कोई भी था, स्टैटिस्टिक तो नहीं है, है ना। टेस्टिंग के लिए हमें कोई दूसरा स्टैटिस्टिक होगा, उसको देखते हैं क्या है।
किसी को मिला कि नहीं? टेस्ट स्टैटिस्टिक अलग है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग है। तो देखो इसमें क्या है, ये तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, हमें चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक, है ना। ये तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया। सो व्हाट वी वांटेड कि जैसे इस क्वेश्चन का जो डिमांड है कि यू आर डूइंग एच नॉट जैसे लिया है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, यही है, एंड एच वन है, मतलब एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए स्पीयरमैन स्टैटिस्टिक। तो ये जस्ट एक मतलब कह रहा हूँ फॉर्मूला है, तो आपको ये जैसे मान लो डिफरेंट आप जानते हो ना, जैसे साइन टेस्ट है तो उसका एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, विल्कॉक्सन टेस्ट है उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, या कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट है उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है। तो नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, हर बहुत सारे टेस्ट है, तो हर टेस्ट का अपना एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, मतलब एक तो हर टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है, फिर उसका अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, क्रिटिकल रीजन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मेनली आपको नॉन पैरामीट्रिक में याद रखना पड़ता है कि कौन से टेस्ट में क्या उसका मतलब जो भी टेस्ट है उसका क्या एच नॉट है, क्या एच वन है और क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर आप ये देखोगे स्पीयरमैन्स टेस्ट लगाओगे इसमें, तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, ये इंडिपेंडेंस का, तो इसमें जो एच नॉट है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, डेटा आपको दे रखा है, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका जो आएगा, तो मेनली आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, बुक में नहीं मिलता है तो आपको रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा जहाँ पे ये मिले। तो उसमें मेनली जो टी का फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है ना, ये सही है, 12 टाइम्स समेसन आर आई एस आई, आर आई क्या है, रैंक ऑफ एक्स आई, एस आई है रैंक ऑफ वाई आई, अपॉन n इंटू एन क्यूब माइनस वन, माइनस 3 टाइम n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। ये मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आप ई ऑफ टी निकाल पाओगे, तो उसके लिए आप कहोगे कि क्या चाहिए आपको, आर आई और एस आई का एक्सपेक्टेशन। सो अंडर एच नॉट अगर हम बात करें कि जब एक्स आई वाई आई इंडिपेंडेंट, यहाँ दे रखा है इन्होंने ना, कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स आई वाई आई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो एक्स आई की रैंकिंग अलग होगी, वाई आई की रैंकिंग अलग होगी, तो आर आई और एस आई भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्टेशन लगाओ इस पर। अब आर आई क्या फॉलो करेगा, तो आर क्या रैंक है किसका, आई एथ एक्स आई का, है ना, तो एक्स आई इज वन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशंस, तो क्या रैंक होगा इसका, 1 आउट ऑफ एन, नहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी सर, यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। सो मतलब आर आई है रैंक ऑफ एक्स आई, रैंक ऑफ एक्स आई। अब एन नंबर मेरे पास है x1 x2 xn, तो मान लो मैं पूछूं x1 का रैंक क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है x1 का रैंक, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 n तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, दिस इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 2 3 अप टू n, और वैसे ही जो SI है आपका, दैट इज द रैंक ऑफ YI, एंड दैट विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म 1 2 3 अप टू n, क्योंकि XI इज वन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस, तो उसका रैंक 1 से n तक कुछ भी, जैसे अब n नंबर्स हैं, सबसे छोटा फर्स्ट रैंक हुआ, उससे बड़ा सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से। तो ठीक है जी, तो बताओ इसमें अब एक्सपेक्टेशन निकाल पाओगे, अप्लाई करो। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ आर आई कितना आ जाएगा, n प्लस वन बाई टू, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई n प्लस वन बाई टू, अप्लाई करो। आर आई और एस आई इंडिपेंडेंट है, तो यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन एंड टेल मी द आंसर। अब इसमें आप यूज़ क्या करोगे, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी
एक तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो आर आई एंड एस आई आर इंडिपेंडेंट, तो उससे फायदा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर आई एक्स आई, एक्सपेक्टेशन एस आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ आर आई इंटू एस आई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ आर आई जो है यूनिफॉर्म 1 to n डिस्क्रीट वाला है, तब भी फॉर्मूला यही रहता है, और इवन एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई भी यही होगा। तो आप ये अप्लाई करके मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना होगा, सॉल्व करो और बताओ। यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन ओवर टी, इस पे एक्सपेक्टेशन लगाओ और सॉल्व करो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n है, और देन यू सी कि क्या आंसर आएगा। 0 आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना है आपको। चेक करो, बताओ, नहीं हो रहा तभी बताओ। इतना मुश्किल तो नहीं है भाई, एक्सपेक्टेशन इतना मुश्किल है इसमें? इतना मुश्किल तो नहीं है, सिंपल अप्लाई करेंगे तो सिंपल ब्रेक हो जाएगा। 12 अपॉन 3 minus n upon n cube minus 1. ये जो है समेसन आई फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ आर आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई, ऐसे कुछ ना, एंड -3n+1 अपॉन n-1। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन तो कह रहा है ना ई टी 0, तो आपका ऑप्शन 0 आएगा कि नहीं आएगा?
सर 0 आ रहा है। आ रहा है ना? ओके देन इट्स फाइन, क्योंकि ये तो पता ही है मुझे, है ना, यहाँ से ई ऑफ एन ऑफ प्लस वन तो 0 है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब वेरिएंस निकालो, सिमिलर वे यू फाइंड द वेरिएंस, तो ये दोनों तो ओके है। यू फाइंड द वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 to n, इसका वेरिएंस कितना आता है? मतलब वेरिएंस डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे ना, डायरेक्ट वेरिएंस कैसे लगाएंगे? इंडिपेंडेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई वेरिएंस एक्स, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें ई एक्स स्क्वायर के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट? तो हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है ना, मतलब हालांकि ये रिजल्ट है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, मतलब ये मैं कह रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, सो यू विल बी नोइंग, जैसे आप बाकी टेस्ट के बारे में जानते होंगे नॉन पैरामेट्रिक के, है ना, जैसे बहुत सारे टेस्ट है ना नॉन पैरामेट्रिक में, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट हो, है ना, इस तरह से, या साइन टेस्ट है, या जो भी है, रन टेस्ट है, ये सब डिफरेंट टेस्ट जो है, या जो भी विल्कॉक्सन या एनीवे बहुत सारे टेस्ट हैं, तो सबके बारे में आपको पता होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरिएंस क्या है, उस तरह से, तो उससे इसके बारे में पता होगा। स्टिल यू कैन प्रूव करके देखो क्या आता है। सो आपको वेरिएंस निकालना, अब क्वेश्चन ये है, तो इस सिमिलरली आपको वेरिएंस निकालने की कोशिश करना है। वैसे तो आर आई एस आई का तो वेरिएंस निकाला जा सकता है इजीली ना, लेकिन उसको वहाँ कैसे यूज़ करोगे? आर आई एस आई इंडिपेंडेंट है, तो जैसे वेरिएंस ऑफ एस आई या वेरिएंस ऑफ आर आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, एन स्क्वायर माइनस 1/12, डिस्क्रीट है ना, कॉन्टिन्यूस से बी माइनस होल स्क्वायर बाई 12, तो डिस्क्रीट में ये आएगा। तो अब इसको यूज़ करके यू हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ टी समहाउ। अब वेरिएंस ऑफ टी कैसे निकालोगे ये देख लो, आर आई एस आई इंडिपेंडेंट है, और इवन ये पेयर आई आई डी है ना, तो x1 x2 भी इंडिपेंडेंट होगा, तो R1 R2 से इंडिपेंडेंट नहीं, उस पर तो रैंक पे तो डिपेंडेंसी आ जाएगी नहीं, बिकॉज डेटा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, नहीं पर आपको चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। सो फॉर द टाइमिंग यू फिक्स n, मान लो n को अगर मैं 2 रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ईजी होगा सॉल्व करना, या n को अगर मैं जस्ट 1 रख देता, तो लेकिन फिर हाँ मान लो 1 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो फिर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा 1 के लिए, तो 2 स्टार्ट करना पड़ेगा ना कम से कम n को, हाँ वी हैव टू टेक n एटलीस्ट 2, तो n को मान लो 2 रख दिया, तो सॉल्व करके देखते हैं 2 के लिए क्या आता है, फिर उसको चेक कर सकते हैं कि n के लिए क्या होगा, n को 2 रख के देख लेते हैं, है जी। हम्म, देखो इसको ट्राई करके थोड़ा सा वैसा है, सो फिर से पता 3 ट्रू है फॉल्स, ये फोर्थ पे आते हैं, तो मतलब वेरिएंस निकालने के बाद पता चलेगा ट्रू है कि फॉल्स है, कि 1/n-1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब रहता है ये t मोर देन इक्वल टू 0, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? सो कोई ऐसा बताओ जब ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो सकता है क्या, चेक करो, मीन तो 0 है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगी, तभी तो मीन 0 आ रहा है, अदरवाइज अगर सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो मीन हम जानते हैं रैंडम वेरिएबल ना, अगर टी पॉजिटिव होता तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी भी पॉजिटिव आता, तो चूंकि मीन 0 है तो यही बता रहा है कि टी की वैल्यू नेगेटिव भी, कुछ वैल्यू टी की नेगेटिव भी हो सकती है, तो 0 होना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन नेगेटिव ही होगा, तो ये तो गलत होगा। अब 3 आपको वेरिएंस निकालने के बाद पता चलेगा कि क्या है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि टी, ये स्पीयरमैन टेस्ट का स्टैटिस्टिक है, एक्सपेक्टेशन निकाला आपने, 0 आया, वेरिएंस निकालो, चेक करो कितना आएगा, और ये नॉन नेगेटिव 1 2 सही है, 3 चेक करने के बाद पता चलेगा आपको, देख लो। So similarly you try variance, हम्म, पढ़िए क्या कह रहे हैं,
considered a small critical trial to study the effectiveness of treatment for particular illness. 10 patients are enrolled in this experiment. Let theta denote probability that randomly chosen patient in the population recovers from this illness due to this treatment. For a standard Bayesian analysis, consider beta as a prior on theta. Okay, तो आपको ये कुछ कहना चाह रहा है कि जो प्रायर थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बीटा हाफ हाफ. ओके, विद डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू दिस. अच्छा, पूरे की पावर 1/2 ना. ठीक है. सपोज एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स रिकवर, और आपको बता रहा है कि 6 आउट ऑफ 10 पेशेंट रिकवर. So which of the following are Bayes estimate of theta under square error loss function? तो स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन में क्या होता है? पोस्टेरियर मीन, है ना. सो पोस्टेरियर मीन क्या आएगा? है ना. तो हमें लाइक्लीहुड फंक्शन पता है क्या? 10 पेशेंट्स आर इनरोल इन दिस एक्सपेरिमेंट. 10 पेशेंट को इनरोल किया गया है, बस इतना बताया है. और थीटा प्रोबेबिलिटी है, और थीटा जो है प्रोबेबिलिटी है रैंडमली चूजन पेशेंट इन द पॉपुलेशन रिकवर्स फ्रॉम द इलनेस ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट. तो मतलब एक पेशेंट या तो रिकवर करेगा या रिकवर नहीं करेगा, यही ना. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे x1 पहला पेशेंट हो गया, मान लो x2, तो x10. अब कह रहा है कि पेशेंट एनरोल हुआ, थीटा प्रोबेबिलिटी है रैंडमली चूजन पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम इलनेस, तो या तो रिकवर करेगा या नहीं करेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बाइनोमियल 10 कॉमा थीटा. अच्छा, बाइनोमियल नहीं, ईच एक्साई तो बर्नौली होगा ना. ईच एक्साई तो बर्नौली, सम बाइनोमियल ना. या तो रिकवर करेगा या नहीं करेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बर्नौली लेंगे, या है ना. सक्सेस फेलियर, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, मान लो रिकवर्स को मैं सक्सेस लेता हूँ, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपका थीटा है. सो वी कैन कंसीडर बर्नौली थीटा. ऐसा है अभी के लिए. और थीटा का प्रायर आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा 1/2 1/2. तो क्या कोई पोस्टीरियर बता पाएगा? पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन थीटा कितना आएगा? ये प्रायर है. सो व्हाट विल बी पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट विल बी पोस्टीरियर मीन. अब ये रह गया, एक डेटा दिया है, उसका क्या यूज है? पोस्टीरियर मीन, है ना. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन एक्स, यही है. तो ये आपको निकालने हैं. और मैं बता रखा है कि एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 10 पेशेंट रिकवर. तो क्या ऐसा कुछ बताना चाह रहा है कि जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो 6/10 मतलब 3/5 है, ऐसा? So which of the following are Bayes estimate of theta under square error loss. देखो ट्राई करके इससे कुछ आएगा, आ जाएगा भाई. अंकित 1/4 आ रहा आपका? यस सर. कैसे? सर पोस्टीरियर निकालेंगे, वो बनेगा बीटा समेशन एक्स आई प्लस हाफ और एन माइनस समेशन एक्स आई प्लस हाफ. अच्छा, ये बता रहे हैं आप. सो बीटा समेशन एक्स आई हाँ प्लस हाफ, प्लस आर. हाफ हाफ आधा. अच्छा, हाफ 1/2. ओके, तो 1/2 ब्रैकेट में लूँ या बाहर लूँ? नहीं सर, बाहर. बाहर, ठीक है. और दूसरा पैरामीटर? दूसरा बनेगा एन माइनस समेशन एक्स आई प्लस हाफ. एन माइनस समेशन एक्स आई, फिर प्लस हाफ यहाँ भी है. प्लस ठीक, प्लस प्लस हाफ. यस, समझ गए. तो यहाँ भी प्लस हाफ आएगा. सो ये आपका आ गया. तो इससे आप पोस्टीरियर मीन निकाल लेंगे. ठीक है हो भाई. जाएगा एम अपॉन एम प्लस एन. अच्छा, तो यहाँ से आपका पोस्टीरियर मीन आ गया. बीटा है तो m अपॉन m प्लस n, तो इसको mn, है ना. तो समेशन एक्स आई एंड तो समेशन एक्स आई प्लस हाफ अपॉन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना. समेशन एक्स आई कट गया तो बचेगा n+1, यही है. और n तो हमारा 10 था इस क्वेश्चन में, राइट. n था 10 और समेशन एक्स आई आई थिंक 6 है. यस सर. क्योंकि देखो हमें बता दिया ना, क्योंकि टोटल 10% था,
तो 1% ठीक हुआ तो वैल्यू 1, ठीक नहीं हुआ तो 0, क्योंकि बर्नौली में क्या होता है, सक्सेस 1 फेलियर 0। बर्नौली में सपोर्ट क्या है, 0 1, तो 0 रिप्रेजेंट फेलियर, 1 रिप्रेजेंट सक्सेस। तो आपका इसने कहा 6% ठीक हुआ है, मतलब 1 1 1 6 के करस्पॉन्डिंग है और 0 0 0 4 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 6% के करस्पॉन्डिंग 1 आया, क्योंकि वो रिकवर किया, जो रिकवर नहीं किया वो 0 है। बर्नौली में सोच रहे हैं 0 1, तो इसीलिए 6 आया। समेसन xi की वैल्यू मुझे इन्होंने 6 दे दिया है। मतलब जैसे ईच xi बर्नौली है ना, तो ईच xi या तो 0 होगी या 1 होगी, तो इसने कहा 6 10 में सही हुआ है, तो 6% ठीक हुआ, 6 xi की वैल्यू 1 है, बाकी 0 है, 4 0 है, ठीक है। तो इसको पुट कर लिया आपने, तो ये बता रहे हैं। अब देख लो भाई, इनके हिसाब से 1 और 4 आ रहा है, और ये कह रहा है थीटा गिवन दिस, वही बात है ना। ओके, एक बार चेक कर लो सब लोग, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, बेसिक वो एक ही चीज़ को वहाँ वैल्यू निकाला, यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखा है। तो ये है, ये गिवन था ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो गिवन है कि 6 आउट ऑफ 10 ठीक हुआ है, मतलब समेसन xi की वैल्यू हमें कम लोग गिवन है 6, ऐसा, तो वही वहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है, देखिए जी, सो कह रहा है सपोज वी फिट द लीनियर मॉडल y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्साइलॉन यूजिंग लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, y वेक्टर आपको पता है, एप्सिलॉन वेक्टर पता है, x n क्रॉस p मैट्रिक्स है, नॉन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है विथ फुल कॉलम रैंक। तो फुल कॉलम रैंक का मतलब x का रैंक हो गया p, एंड एप्सिलॉन i's are IID with mean 0 variance 1 for I belongs to 1 to n, and yi hat be the fitted value of yi, epsilon hat be the corresponding residual for rs belongs to 1 to n where r is different than s. Which of the following must be true? The random variable epsilon r and ys hat are uncorrelated. तो रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन आर है और वाई एस, जहाँ आर एस डिफरेंट है, तो दोनों अनकोरिलेटेड होगा। रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन एस एंड वाई एस हैट आर अनकोरिलेटेड। द रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन हैट आर और वाई एस हैट आर अनकोरिलेटेड, एंड देन आर हैट दिस, तो एस्टिमेटर है यहाँ पे। फोर्थ वाले में है रैंडम वेरिएबल्स एप्सिलॉन एस हैट एंड वाई एस हैट आर अनकोरिलेटेड। तो सब में कोरिलेशन निकालना है, मतलब कोवेरिएंस निकाल लो तो कोरिलेशन। अनकोरिलेटेड मतलब क्या है, कोरिलेशन 0 है, मतलब कोवेरिएंस निकाल लोगे तब भी काम हो जाएगा। तो बताओ कोवेरिएंस उसके बीच का 0 है या नहीं है, ये आपको बताना है।
कुछ आया भाई कि नहीं? तो अच्छा, मस्ट बी ट्रू पूछ रहा है ना? हम्म।
कुछ भी आया कि नहीं? तो जो पहला ऑप्शन है पूछा है अभी कोवेरियंस निकाल रहा हूँ, हालांकि कोरिलेशन चाहिए मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कोवेरियंस से भी काम हो जाएगा। अगर कोवेरियंस नॉन जीरो है तो कोरिलेशन नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर और वाई एस हैट ये निकालना है ना। दूसरे वाले में कोवेरियंस एप्सिलॉन एस वाई एस हैट। तीसरे वाले में है एप्सिलॉन आर हैट और वाई एस हैट। और चौथे वाले में है एप्सिलॉन एक्स हैट एप्सिलॉन एस हैट एंड देन वाई एस हैट। ये है। तो यहाँ क्या कर रखा है, आर एस है, और यहाँ मुझे पहले से पता है आर और एस डिफरेंट है, तो ये है। और यहाँ पे एप्सिलॉन एस और वाई एस हैट है। तो मेरा मॉडल जो हमारे पास हमें गिवन है, एंड दैट इज y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। तो y हैट क्या होगा, x बीटा हैट, तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, y माइनस वाई हैट यहाँ से, ठीक है ना। देखो तो एप्सिलॉन हैट होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ तो ठीक है, y हैट इज x बीटा हैट तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी, y में समथिंग है ना, y1 y2 yn है ना यहाँ पे। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के टर्म में कुछ आएगा। तो अगर हैट मैट्रिक्स लिख दूँ, मान लो जैसे इसको मैं अगर एच वाई के टर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिग्रेशन का थ्योरी है ना, इसको देखना पड़ेगा ठीक से। सो तो जो एप्सिलॉन है ये क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई हैट ऐसा लिख सकते हैं। तो वाई माइनस एच वाई, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो आइडेंटिटी माइनस एच इंटू वाई ऐसा लिख सकते हैं। तो एच को यहाँ हैट मैट्रिक्स बोल रहा हूँ ना, ये किस ऑर्डर का है, ये आपका, और रैंक ऑफ मुझे एक्स दे रखा था पी है, फुल कॉलम है ना। आगे बताओ भाई, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होगा फिर। आगे क्या करोगे? इसका तो फॉर्मूला होगा ना, अगर मुझे पहला ऑप्शन जैसे है कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन आर वाई एस हैट है ना, तो आर तो कोई इंडेक्स है 1 से n में से, एस भी कोई इंडेक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बताओ कोई फॉर्मूला याद है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर एस डिफरेंट है यहाँ पे।
तो अगर वैसे हम निकाले कोवेरिएंस बिटवीन एप्सिलॉन वेक्टर एंड वाई वेक्टर वाई हैट, तो कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? वाई हैट क्या है, एच वाई, यही ना। तो और एप्सिलॉन यहाँ से मतलब कोवेरिएंस बिटवीन आई माइनस एच इंटू वाई और एच वाई, तो ये किसके इक्वल आएगा भाई? तो ये तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही। सो मेनली बनना क्या है यहाँ पे? यहाँ से y का वेरिएंस कितना है? अगर आपसे पूछा जाए y i का वेरिएंस कितना होगा, अगर मैं बात करूं जैसे वन होगा, y का वेरिएंस कितना आएगा y i का, जितना EI का होता है वही होता है, है सेम ना? वन। तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हट के तो वाई आई का तो वन को वेरिएंस हो जाएगा ना। तो ये तो वैसे ही कुछ आ जाएगा आई माइनस एच इंटू एच काइंड ऑफ। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? इसमें ये आएगा कि आई माइनस एच इंटू एच जो मैट्रिक्स है उसकी आई जेथ एंट्री जो होगी आरएथ रो की जेथ कॉलम, ऐसा वो आ जाएगी। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? तो इसको अगर चलो फर्दर खोले तो क्या आएगा, h माइनस एच स्क्वायर। इस h मैट्रिक्स के बारे में जानते हो? हैट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ कोई? हैट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये आइडेम्पोटेंट होता है ना। तो h मैट्रिक्स जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, जो h है ना ये सिमेट्रिक होगा और आइडेम्पोटेंट होगा। h इज सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट। मतलब इसके लिए थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये है। सो आइडेम्प अभी थ्योरी तो स्टार्ट होगा ही, तो उसमें पता चल जाएगा। सो सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट, तो उससे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर तो एच के इक्वल आ जाएगा, तो एच दिस तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये तो आई आर एथ कॉलम की जेथ मतलब आर एथ रो जेथ कॉलम है, क्योंकि एन क्रॉस एन अगर उस तरह मैट्रिक्स बनता है तो तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैप होगा ना, वो प्रिडिक्टेड रेसिडुअल है ना, मतलब रेसिडुअल्स वही है ये। अच्छा एक मिनट, तो हमने हैट लिखा है यहाँ पे ना, सो कौन हाइट वाला ही होगा ना सर, क्योंकि जो ER लिखा है जिसमें हाइट नहीं लगा है वो मॉडल का ही वैल्यू आई थिंक है उसमें। तो तो यहाँ तो अगर हैट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हो हैट लगाना चाहिए ना यहाँ पे। यस यस ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि एस्टिमेटेड वाई यूज़ किया ना मैंने यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा फिर? तो ज़ीरो आ जाएगा ये तो। आई थिंक मुझे लग रहा है इसके लिए ज़ीरो आ जाएगा। वैसे यस क्योंकि वैसे एरर तो एस्टिमेटेड नहीं है। इससे कुछ थ्योरी देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही कुछ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, क्या सही आएगा? तो आर एस है ना। अच्छा हैट ही था एक्चुअली ना, मैंने हैट मिस किया है ना। सो एप्सिलॉन हैट यहाँ पे ये है, तो ई आर हैट वाई एस हैट, हाँ तभी तो होगा। तो यहाँ से फाइनली आ गया आपका, ये जीरो हो गया चूंकि ये इन जनरल जीरो है। तो एप्सिलॉन आर हैट तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, आर एथ एलिमेंट है एप्सिलॉन का, क्योंकि एप्सिलॉन तो वेक्टर है ना, यहाँ पे ये वेक्टर है, तो ये जीरो है तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि आई थिंक तो 3 फिर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ना, 3 वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये आ गया जीरो, ये किया ना हमने सॉल्व अभी, हाँ 3 वाला ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ एस एस है, तो एस एस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट लगता है पड़ेगा आपको कहीं पे? यहाँ बस एस एस हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन था नहीं, क्योंकि अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूँ, थर्ड और फोर्थ की, सो ठीक है जी। तो यहाँ पे ना हैट रह गया था, तो इससे जो हम करेंगे सॉल्व, तो मान लो एस एस करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे ना एस एस है ना, सेम ही तो है दोनों, बट यहाँ पे आर एस है और यहाँ एस एस है, तो उसमें सेम ही है। हाँ तो डिफरेंस क्या आएगा कि फोर्थ वाले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो कोवेरिएंस है एप्सिलॉन एस हैट वाई एस हैट, तो ये वही है कि आई माइनस एच, मतलब चूंकि ये जीरो है तो इसमें क्या होगा, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया,
क्योंकि ये जो है जीरो है, कोवेरियंस मैट्रिक्स मतलब वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है ना, तो जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या है, ये एस रो एसएथ रो एंड एसएथ कॉलम मतलब डायगोनल एंट्रीज होगा, तब भी ये जीरो ही होगा इसमें, फिर तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर और एस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स खुद जीरो है। तो इसमें आर एथ रो की जेथ कॉलम, सॉरी आर एथ रो की एस एथ कॉलम, इसमें आर एस एथ रो की एस एथ कॉलम, तभी। और आर एस क्या है, 1 से n के बीच का कोई एक नंबर है, तो तब भी ये जीरो होगा, तब भी ये ट्रू है। अब रह गया पहला और दूसरा। तो आई थिंक एस्टिमेटेड वैल्यू यूज करेंगे ना यहाँ पे, तो जस्ट वो हो गया। अगर वैसे लिखते हैं हम तो एप्सिलॉन तो रहेगा y माइनस एक्स बीटा, यही ना। तो यहाँ से, हाँ सही कह रहे हो, y यहाँ से, क्योंकि ये हैट यूज़ किया ना मैंने, तो हैट यूज़ किया हमने, और जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा वहाँ से मॉडल से, कि y माइनस एक्स बीटा होगा। दिस इज नॉट एस्टिमेटेड, तो ये एप्सिलॉन है, एंड y जो आपके पास है एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन ना। तो इसके बीच का अगर कोवेरियंस निकालोगे तो क्या आना चाहिए, अगर ऐसे ही बात करें हम लोग। सो कोवेरियंस बिटवीन, अभी एप्सिलॉन और y की बात करते हैं, y हैट की, तो y माइनस एक्स बीटा कॉमा एक्स बीटा हैट, यही होगा ना। अब ये कितना आएगा, एच वाई भी रख सकते हैं ना वहाँ पे, हाँ एक्स बीटा हैट की जगह एच वाई भी रख सकते हैं। हाँ एच वाई कर सकते हैं। Yes. तो इसको जरा सॉल्व कीजिए। आई थिंक ये जरूरी नहीं है जीरो आएगा ये दोनों, इट इज नॉट नेसेसरली जीरो आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। सो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो ये मे और मे नॉट बी जीरो, इसमें जीरो आने की गारंटी नहीं है। तो मे और मे नॉट बी जीरो, आगे फर्दर सॉल्व करो, जरूरी नहीं है जीरो आएगा, ये एग्जैक्ट जीरो आ गया तो ये जरूरी नहीं है जीरो आएगा। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ आर है एस है, यहाँ एस और एस है, तो यही दोनों रिलेशन है। जो कि ये जीरो नहीं आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है दोनों जीरो ही होगा, एक बार चेक करो, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा आगे। और एच आर जैसे मान लो अगर सॉल्व, एक फर्दर रिजल्ट जो होता है कुछ इस तरह का एक रिजल्ट है कि कोवेरियंस बिटवीन वाई आर हैट कॉमा वाई एस हैट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर टाइम एच आर एस, मतलब सिग्मा स्क्वायर यहाँ 1 है आपका, तो एच आर एस मतलब हो गया एच मैट्रिक्स में आर एथ रो की एस एथ कॉलम। सो दैट मे और मे नॉट बी जीरो, तो उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ इस तरह से आ सकता है टर्म। सो इसलिए वो जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है ये ज़रूरी नहीं है ज़ीरो होगा, मतलब ये ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए ये और ये सही हो जाएगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ जो पहला ऑप्शन है ना उसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले को, तो इसको सॉल्व करके ये कुछ रिजल्ट देखोगे आप, को रिलेशन बिटवीन, ये कोवेरियंस बिटवीन अगर आप निकालोगे एप्सिलॉन आर एंड वाई एस हैट, तो कुछ ऐसे ही मिलेगा। सिग्मा स्क्वायर यहाँ 1 है तो ये आएगा एच आर एस, ऐसा बन के आएगा। और ऐसे ही दूसरा में जो है कोवेरियंस बिटवीन एप्सिलॉन एस एंड वाई एस हैट, तो ये आएगा एच एस एस। और एच क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट जीरो होंगे, दैट्स वाई इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर जीरो। तो ये आर एस है और ये एस एस है, इसको यूज़ करो तो ये है ना। तो एच मैट्रिक्स का यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो एच आर एस और यहाँ एच एस एस, सो दैट इज नॉट नेसेसरली जीरो, जीरो होने को जरूरी नहीं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जरूरी थोड़ी एच जीरो मैट्रिक्स ही होगा, इट मे नॉट बी जीरो, एंड दैट्स वाई ऑप्शन ए बी फॉल्स है। देखो जी, बाकी इसको थोड़ा और थ्योरी पढ़ो तो और डिटेल में समझ आएगा।
ये आ गया, ओ आर का पहले ही आ गया इसमें तो। सो ठीक है, तो ये तो आसान है, ये सब आप कर लेंगे। देखिए कैसे करोगे, इसके कुछ अप्रोच देख लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस, व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सॉल्व करना आता है, कई सारे मेथड हैं इसके तो एक क्वेश्चन है ना एलपीपी का आता है।
आया कि नहीं? कैसे सॉल्व करोगे, कोई अप्रोच पता है? तो सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स लगा लो भाई, उसके लिए मतलब डिवीजन अप्रोच मेथड। पता होना चाहिए, सिंप्लेक्स से भी हो सकता है। और वैसे ऑप्टिमाइज करोगे तो, क्योंकि ये मोर देन इक्वल टू है, हमें मिनिमाइज करना है, मतलब बाउंड्री पे लाई करेगी नहीं, क्योंकि वैसे ग्राफिकल मेथड थोड़ा मुश्किल हो गई, 3 वेरिएबल हो गया ना, तो ग्राफिकली थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, अभी के लिए मान लो अगर मैं ऐसा ट्राई करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंड्री पे पॉइंट होगा इसके, तो बाउंड्री क्या है, इसका बाउंड्री अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, इसको अगर आप साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे, 8 है, और मतलब और भी तरीके हैं, सिंप्लेक्स मेथड या बहुत सारे तरीके हैं। इसको अभी आप इस तरीके से अगर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मान लो, तो ये होगा x, यहाँ से आ जाएगा -y बराबर -2, ऐसा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y आ जाएगा x+2, ये आ गया। मतलब ये मैं इन दोनों जो क्या बोलेंगे इसको, प्लेन है ना, तो इसका मैं बाउंड्री पॉइंट अभी देख रहा हूँ, तो y बराबर जैसे x+2 हो गया, y की वैल्यू निकाले, ऐसे z निकाल सकते हैं क्या, तो इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, z आ जाएगा। तो यहाँ से z निकालेंगे, पहले y रख देते हैं इसमें, तो y रखेंगे तो 2x, और y है x+2 प्लस z बराबर 8, तो ये 2 है, ध्यान रखना ये z है, दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे 3x+2 हो गया, z की वैल्यू आएगी 8 - 3x - 2, मतलब 6 - 3x, तो ये z आ गई 6 - 3x। तो बाउंड्री पे जो भी कर्व होगा वो ऐसा होगा, बस ये है कि x नॉन नेगेटिव, y नॉन नेगेटिव, z नॉन नेगेटिव। पता है लीनियर में क्या होता है, जैसे अगर आप ग्राफ बनाओगे, जैसे इस तरह आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में ना, मान लो इस तरह कर्व होता है, तो सॉल्यूशन 2D में कॉर्नर पॉइंट ही होगा, 3D में कोई बाउंड्री का कर्व ही होगा। जैसे 2D में आप पढ़े होंगे 12th क्लास में था ना LPP, उसमें क्या है, बाउंड्री पॉइंट पे ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट पे स्पेशली, अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो यहाँ मिनिमाइज करना है तो बाउंड्री पे ही मुझे पॉइंट मिलेगा, मतलब तो बाउंड्री मैं ऐसे मैथमेटिकली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से y z x के टर्म में आ गया, मतलब ये है कि जो बाउंड्री पे कर्व होगा इसका कुछ ऐसा होगा, x y होगा x+2 और z होगा 6 - 3x काइंड, ऐसा है, मतलब ये z x y z, ये पॉइंट ऐसा कुछ दिखेगा हमें। ये दूसरा अप्रोच है, बाकी सिंप्लेक्स और इस सब से भी आ जाएगा। तो जो z दे रखा है, z नहीं, जिसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कुछ नाम दे देते हैं कुछ भी, मान लो h(x,y,z) है फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें अगर ये पुट करोगे तो क्या आएगा, ये था 14x + 9y + 6z, तो ये हो गया 14x 9y, तो y की जगह है x+2 और 6z, z है 6 - 3x, तो यहाँ से 14x + 9x + 18 + 36 - 18x, तो इससे क्या बनेगा, मतलब जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, अब आंसर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, वो देखते हैं, तो बस ट्राई कर रहे हैं। तो ये और ये मिल के आ जाएगा 5x एंड 18 3 जा 50, हाँ ठीक है जी। सर x-2 इक्वल्स टू -2 की जगह x + y इक्वल्स टू 2 होगा। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक हाँ मिनट, ओ अच्छा वहाँ मिस्टेक हो गया, नहीं एक मिनट, तो यहाँ मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये क्या किया, कहाँ गलत दिखा हमने, यहाँ से वो x + y इक्वल्स टू 2 होगा। ओ अच्छा लिखने में गलती हुआ क्या, कैसे, हाँ हाँ हाँ, x + 3x y, - 2x। अच्छा यहाँ यहाँ गलती हुई है, ओके एक मिनट, हाँ ठीक है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, सो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 2 - 3 - x -y, और ये वैसा हो गया, ठीक है, तो x + y बराबर 2, तो यहाँ से y बराबर 2 - x हो जाएगा फिर तो, ओके तो यहाँ मिस्टेक, इसको ठीक करो जरा, तो y बराबर 2 - x ऐसा, तो इसके अकॉर्डिंग फिर सारा चेंज हो जाएगा, चेंज करो बताओ क्या होगा, तो ये तो गलती हो गया यहाँ पे, सो ये आपका 2 - x था, ठीक है,
एंड उसके अकॉर्डिंग जेड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ y की जगह 2 माइनस एक्स रखना पड़ेगा। बताइए। चलो अच्छा क्या चेक कर लिया ना, बाद में आंसर तो आता ही नहीं। तो z इज 8 माइनस 2x माइनस वाई, सो 8 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स। तो फाइनली यहाँ आ गया 6 माइनस एक्स, ऐसा देख लो। तो 6 माइनस एक्स, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये z जो है वो 6 माइनस एक्स है। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो सब गलत है। तो 14x प्लस 9y, y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, 6 z की वैल्यू है 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो इक्वल टू माइनस एक्स एंड 18 प्लस 36 कितना 54। अब चेक करो, अभी भी कैलकुलेशन गलती तो नहीं कहीं पे। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, 56, 50, 48, 52। तो चेक करो एक बार, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ यही आ रहा है। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब ये देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर इसके अकॉर्डिंग सोचे हम लोग, तो यहाँ भी गलती है, देखो यहाँ 6 माइनस एक्स ही छोड़ दिया मैंने ओ ठीक था, सही था ना, हाँ ओके ओके ठीक है। फिर तो 6 माइनस एक्स था 36 माइनस 6 एक्स, 15 14 एक्स माइनस, तो हाँ सही है ना यहाँ तक, ओके। तो इसकी अब क्या लगता है, x तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 0 है, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सो 54 माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 54 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो मतलब वैल्यू 54 से कम होगी, है ना। लेकिन हमें तो क्या करना था, मिनिमाइज। तो मिनिमम क्या होगी, तो हमें मोर देन इक्वल टू देखना होगा किससे होगा। तो x का अपर बाउंड तो कुछ है नहीं, अपर बाउंड कुछ है, जैसे यहाँ से अगर देखते हैं हम कि y हमारा आया था 2 माइनस एक्स, तो y मोर देन इक्वल टू कितना है जी, 0 बता रखा है ना यहाँ पे, y मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बाउंड आ जाएगा, क्या बाउंड आएगा, x लेस देन इक्वल टू 2। z जो हमारा आया 6 माइनस एक्स, मोर देन इक्वल टू 0 बोल रखा है, तो यहाँ से एक बाउंड आया x लेस देन इक्वल टू 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल ये मिलेगा x मोर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन आएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है मोर देन इक्वल टू 0, ओके। तो इससे करते हैं, तो x 0 से 2, तो हमें चाहिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2 से 0, सो 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स, 54 ऐड कर देते हैं, तो 52 से क्या 54 ये है, ये आ गया। तो इसका मतलब जो एच एक्स मैंने लिया था वहाँ पे, एच फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू 52 से 54 में ही होगी लीनियर फंक्शन में। अब आप बताओ क्या होगी, तो मिनिमम क्या हो सकती है। तो ये एक तरीका है जो कैलकुलस की तरह एक अप्रोच यूज़ किया, वरना बाकी आप सिंप्लेक्स मेथड या जो भी और मेथड जानते हो, डुअल लिख के 2 में नहीं चला आएगा, दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ, डुअल इसका लिख लोगे तो भी हो जाएगा। तो डुअल क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा एक्स वाई में सिर्फ आ जाएगा, तो वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपके हिसाब से मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स क्या होगी, तो 52 होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स क्या हो सकती है, तो ये 54 होगी इस वाले केस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ मोर देन इक्वल, हमने मोर देन इक्वल टू था ना, हमने बाउंड्री देखा है एक्चुअली,
वैसे तो जितना लार्ज कर लोगे वैसा हो जाता, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमें ये चाहिए था कि मिनिमाइज करना है, तो एक मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप का कुछ हो गया, बट अभी हमें मिनिमम ही चाहिए, तो 52 आंसर होना चाहिए। 52 आंसर है, 52 आंसर है ही। अच्छा ए ऑप्शन है, लेकिन पता नहीं कैसे पता चलेगा क्या आएगा, मतलब ये तो ऐसे मैंने हिट एंड ट्रायल तरीका हो गया, ऐसे कोई यूनिवर्सल वे नहीं है ये, ऐसे ही मैं ट्राई कर रहा था। सो कितना आंसर आ रहा है ऑप्शन में, क्या है देखो जरा। फिर टू है ना, इसका आंसर क्या है? 52 52 यही आंसर है ए, तो ए ठीक, आंसर। फिर तो ठीक है, इसका मतलब हमें मिनिमम ही चाहिए था, हमें तो मिनिमम ही चाहिए था, तो वैसे ये आ गया। एक अप्रोच ये हुआ। दूसरा अप्रोच अगर आप लगाओगे तो दूसरा अप्रोच क्या है, तो इसमें ग्राफिकल मेथड लगाना मुश्किल, कोई 3 वेरिएबल है, तो हम इसका डुअल प्रॉब्लम लिख सकते हैं ना। डुअल लिखना आता है आप लोगों को? इसका डुअल लिख के बताओ अगर किसी को पता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। डुअल प्रॉब्लम क्या होगा इसका, उसमें हम z या कुछ नया नाम दे दो, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, फिर से h ही बोल दिया, h रखा था ना तो h रख दिया, तो वहाँ क्या हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, कुछ ऐसा होगा 8x प्लस 10y, यही ना, और सब्जेक्ट टू, बताओ भाई ट्राई करो डुअल, देखो क्या होता है, उससे भी हो जाएगा। और भी तरीके, सिंप्लेक्स भी है। बोलो भाई, तो यहाँ से क्या होता है डुअल में, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ 14 x प्लस 2y, ऐसे लेते हैं, यहाँ रहेगा 9 और x प्लस वाई, यहाँ होगा 6। अब बीच का साइन क्या लोगे, ये बस आपको देखना है। तो ये डुअल प्रॉब्लम हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 0 y। तो अब आप 12th क्लास वाला ग्राफिकल मेथड इसमें लगा सकते हो, जो 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, तो उससे भी आंसर देखते हैं क्या आता है। तो बीच का साइन बताओ क्या होना चाहिए, मैं डुअल प्रॉब्लम लिख रहा हूँ इसी का, बाकी सिंप्लेक्स मेथड तो है ही, मैं सिंप्लेक्स अभी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। सो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू। हाउ हाउ डू यू नो, Um, थ्योरम है it ना। is dual will be maximizing, so it will be less than equals to type. अच्छा डुअल में तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज। तो अब सॉल्व करके देखो जरा क्या आएगा, मतलब एक रूल है, वो आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, वही कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे थ्योरम्स है ना, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसके पीछे एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम आपको पता होगा। तो सो मैक्सिमाइज h, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को h लिया मैंने, नाउ सॉल्व दिस। तो ये तो ग्राफिकली मेथड से हो जाएगा, यू कैन मेक ग्राफ एंड देन यू सेलेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स, एंड कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो, उनमें से देखो लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये आसान है, मतलब ये आप करोगे, सो जस्ट यू मेक द ग्राफ, ये है। तो आपको मैं ग्राफिकली मैं अगर ट्राई करूं, सो कि जैसे 2x प्लस 3y 14, मतलब केयरफुली बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो ये है, मतलब अगर स्केल से बनाओगे ना उसके साथ, क्योंकि रफली बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कई बार, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट में दिक्कत आती है, तो आप ग्राफ ठीक से बनाओ स्केल के हेल्प से, इक्वल लेंथ पे। ग्राफ पेपर हो तो और अच्छा है, घर पे समझने के लिए, वहाँ तो जब को रफली बनाना पड़ेगा। x प्लस 2y 9 है, तो x अपॉन 9, 2 अपॉन y अपॉन 4.5, तो x पे 9 चला जाएगा, 7 8 9, और y पे 4.5, 1 2 3 4 4.5, तो इस तरह से कुछ रफली बनेगा, है ना। अब ये स्केल से है कि एग्जैक्टली आप मिला पाओगे। तो ये था x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है x प्लस 2y 9, ये मेथड आप जानते होंगे, 12th क्लास के एनसीईआरटी में इस तरह से कर रखा है, तो आप वो जानते होंगे, तो उससे हो जाएगा। तीसरा है तो यहाँ हो जाएगा x 14 अपॉन 2 7, तो x पे 7 रहेगा। ग्राफ ठीक से बनाना, इंटरसेक्शन पॉइंट ठीक से निकालना, फिर आप शेडेड रीजन देखो, कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा है, सॉल्यूशन रीजन, उसके कॉर्नर पॉइंट चेक करो, कॉर्नर पॉइंट पे h की वैल्यू निकालो,
जो मैक्सिमम होगा दैट विल द आंसर। तो ये प्राइमल है या डुअल है ना, डुअल प्रॉब्लम, तो उससे हमने सॉल्व किया है। सो 14/2 7 हो गया, और वहाँ पे 14/3 तो 4.6 है ना, तो 4.6। तो ये थोड़ा यहाँ देखो दिक्कत है ना, 1 2 3 4, यहाँ 4.5 था, ये 4.6 है, तो यहाँ दिक्कत होगा, कहाँ कटेगी। तो आपको मैथमेटिकली, तो क्लास 12th का प्रॉब्लम जिन लोगों को नहीं पता है उस सॉल्व करके देख लो, उससे हो जाएगा। 12th में चैप्टर 12 ही है आई थिंक, क्लास 12th के NCERT 12th क्लास चैप्टर 12 ही है LPP। तो जो तरीके से उसमें सॉल्व किया गया वैसे ही ये हो जाएगा। आप अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो सीख सकते हो अगर ज़रूरत है तो इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा। देन आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू सी द फिजिबल रीजन लेस देन इक्वल टू ऐसा आएगा, सेलेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स, अब कहाँ कहाँ कटेगा वो देखना पड़ेगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर पॉइंट लो, कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालो, एंड देन जस्ट फॉलो दैट मेथड। बाकी अगला मेथड सिंप्लेक्स मेथड है, वो भी कर सकते हो। तो जिन लोगों को सिंप्लेक्स मेथड आता है या सीख लो, उसमें क्या एक क्वेश्चन है, एफर्ट्स करना पड़ेगा, तो ये है। अब आएगा तो मार्क्स भी मिलेंगे सीखोगे तो, ये है, नहीं आएगा तो छोड़ना पड़ेगा। एनीवे तो कई सारे अप्रोच हैं, एक ये अप्रोच था, एक ये है, आंसर तब भी यही आएगा। सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो इसको ट्राई करके आओ, बाकी आंसर तो आ ही गया है। तो कल मैं आगे 13 से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो कल होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, 13 से लेके 18 रहता है ना, तो ये है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, दिसंबर 2021 वाला। तो कल हमने 1 से लेके 7 किया था, अभी 8 से लेके 12 किया है, कल 13 से 18 होगा, ठीक है। तो इससे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पार्ट C यूनिट 4 का पार्ट। ओके जी, तो कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।